नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आरओ का एग्ज़ाम 27 जुलाई को है और हम इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब क्या टाइम है कि हम जो कुछ पढ़ते हुए आए हैं उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है, तो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि हमें पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करें कि हमारी कम से कम सिली मिस्टेक हो, इवन एक भी सिली मिस्टेक ना हो एग्ज़ाम में। तो इसके लिए मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। उन पॉइंट्स को आपको एग्ज़ाम तक कैरी करके लेके जाना है। यकीन मानिए, इन पॉइंट्स को अगर आपने एग्ज़ाम तक कैरी किया तो आपकी एक भी सिली मिस्टेक नहीं होगी और आप कट ऑफ के पार निकल जाओगे। ठीक है, तो देखिए, जो भी इस वीडियो को आज सुन रहा है वो एटलीस्ट इस वीडियो को 2 बार सुन ले और इन सारे पॉइंट्स को इंटरलाइज कर ले, जिससे कि एग्जाम में ये रिप्रोड्यूस हो जाएं। ठीक है, दूसरा क्या है कि इस वीडियो को 2x पे नहीं सुनना, आप लोगों को इवन 1.5x पे भी नहीं सुनना। 1 पे सुनेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, एक एक पॉइंट को इंटरलाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे इस वीडियो में। ठीक, इसके अलावा आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि आपको कोई एंजाइटी हो रही हो एग्जाम से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को पिन कर लूँगा। आप वहाँ पे अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मेरी पर्सनल आईडी पड़ी हुई है वहाँ पे आप कोई भी डाउट पूछ लेना। ठीक है, बट आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए आज के पॉइंट स्टार्ट करते हैं। बाकी यूपीपीसीएस के लिए कोई मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आप लोगों को नीड हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए, आज के वीडियो का जो मेन टारगेट क्या है कि पेपर को हमें कैसे अटैम्प्ट करना है और एक भी हमारे एग्जाम में सिली मिस्टेक ना हो, हम इसको कैसे अवॉइड करें। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि पूरे पेपर को बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है ना, रीड करने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, मान लो 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्या होता है कि हमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहा है, ना हमें उसका आंसर आ रहा होता। तो हमें क्या करना है, उसी समय स्विच करना है कि उसी क्वेश्चन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कई बार जब हम लैंग्वेज चेंज कर देते हैं तो कई बार लैंग्वेज में ही आंसर छिपा होता है, तो हमें आंसर मिल जाता है। ऐसे आपको पूरे पेपर में ना एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो कोशिश करना, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश का, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी का, कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमें नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो याद रखेंगे, हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर को पढ़ना है और अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि एग्जाम में हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो उसका हम हिंदी वर्जन पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले, और हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। और एक और चीज़ ध्यान रखना, देखो इसमें आप लोग क्या गलती कर सकते हो वो बताता हूँ। एग्जाम हॉल में रियल टाइम में क्या गलती होती है हिंदी इंग्लिश में, देखिए, तो जो आरओ के पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसमें आप क्या करोगे, कुछ क्वेश्चंस तक तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में रहेगा, अच्छा हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, चलो इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं, या हमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा इंग्लिश मीडियम वालों से, उसका हिंदी वर्जन पढ़ लेते हैं। 10-20 क्वेश्चन तक तो आपके दिमाग में यही चलता रहेगा, लेकिन 20 क्वेश्चन के बाद एग्जाम में जैसे जैसे आपके ऊपर प्रेशर आएगा आप क्या करोगे, इस पॉइंट को भूल जाओगे। तो अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना है, अगर कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगी या करूंगा कि भाई हिंदी और इंग्लिश को ध्यान में कैरी करते हुए चलना है कि भाई हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश का देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी का देख सकते हैं, जिससे कि हम सही आंसर पे पहुंच जाएं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगर सारे क्वेश्चन में आप ऐसा करने लगे ना, जो क्वेश्चन आपको आता भी है उसका भी हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हो, तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो सारे क्वेश्चन में नहीं करना, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, याद रखना पहले पॉइंट का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, अब जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे आरओ का, तो 3 घंटे का एग्ज़ाम है, हमें इस पूरे एग्ज़ाम में 3 घंटे एक्टिव रहना है। तो एक्टिव रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, मतलब पानी की सिप थोड़ी थोड़ी पीते रहनी है। अब इतना भी पानी नहीं पी लेना कि आप बार बार वॉशरूम जा रहे हो, तो याद रखना आपको हाइड्रेटेड रहना है। पानी की बोतल लेके जाएंगे, हर 30 मिनट के बाद 35 मिनट के बाद एक छोटी सी सिप लेंगे, बिल्कुल मन भर के पानी नहीं पिएंगे कि पूरी पूरी बोतल पी गए एक ही बार में, नहीं, छोटी छोटी सिप पिएंगे, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आपका माइंड एक्टिव रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप चॉकलेट भी ले जा सकते हैं। देखो, चॉकलेट अलाउ होती है, मना नहीं करते हैं यूपीपीसीएस वाले, आरओ के एग्जाम में जहाँ तक है मना नहीं करेंगे। और कोई एक सिंपल चॉकलेट लेके जाना, ज़्यादा नट्स फ्रूट्स वाली नहीं लेके जानी। देखिए, सिंपल चॉकलेट लेके जाना और छोटी सी चॉकलेट लेके जाना कि थोड़ी सी शुगर की रिक्वायरमेंट होगी बॉडी को। आपने चॉकलेट खा ली और 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आप उस चॉकलेट को खा लेना। ठीक है, बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाएगा चॉकलेट खाते ही, आपका माइंड फिर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए, कई बार इतना प्रेशर आ जाता है लास्ट तक आते आते, हम इवन सांस लेना भूल जाते हैं। तो नेचुरली सांस लेना हम भूल गए, तो जब नीड होगी बॉडी को तब हम सांस लेंगे, तो माइंड हमारा क्या होता है, इनएक्टिव होने लगता है। अब 3 घंटे का पेपर है, आपका माइंड इनएक्टिव हो गया तो एफिशिएंसी आपकी डाउन होने लगेगी, इससे आपकी सिली मिस्टेक भी बढ़ेंगी। ठीक है ना, तो आपको सिली मिस्टेक को कम क्या करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिली मिस्टेक को कम करने के लिए आप क्या करोगे,
मतलब हर 30 मिनट्स के बाद या 40 मिनट्स के बाद आपको क्या करना है, डीप ब्रेथ लेनी है। ठीक है, डीप ब्रेथ लेनी है और उसे छोड़ना है, 2-3 बार ऐसा करना, फिर अपने पेपर में लग जाना। और इसमें आपको 30-40 सेकंड लगेंगे मुश्किल से, लेकिन आपका माइंड दोबारा एनर्जाइज हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो सिली मिस्टेक ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। जो आपको इजी क्वेश्चन होगा, आता हुआ क्वेश्चन होगा, वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों का याद रखेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे और चॉकलेट। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं करना। मान लो आपने इतना पानी पी लिया, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस पॉइंट्स को समझने की जरूरत है कि बार बार आप वॉशरूम नहीं जाना है। अगर आप एक भी बार बीच में उठ के वॉशरूम जाते हो तो आपका कम से कम 5 मिनट चले जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि आप देखो इस एग्जाम के लिए काफ़ी लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, इतनी जल्दी वो अंदर एंट्री करा देंगे, अब आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाओगे, आपको टेंशन होने लगेगी कि क्या होगा यार, मैं इस एग्जाम के लिए काफ़ी लंबे समय से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। आपको टेंशन होगी, नेचुरल सी बात है। तो ऐसे टाइम में आप प्रेयर कर सकते हैं, जो लोग प्रेयर करते हैं या जो किसी भी धर्म में आप बिलीव रखते हो, तो आप चुपचाप अपनी सीट पर बैठ के कुछ भी आँख बंद करके या थोड़ा हेड डाउन कर लो। मतलब आपको किसी से बात नहीं करनी, ना कोई क्वेश्चन पूछना कि तुम्हें ये आता है, ये आता नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, अपनी सीट पर बैठ के अपने आप से बोलना है यार कर लेंगे हम, या कर लूँगी मैं। मतलब टेंशन नहीं लेनी है और ना किसी से ज़्यादा बात करनी है, ना किसी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उस जगह से दूर हो जाना है। किसी को पता ही नहीं है पेपर में क्या आने वाला है, तो क्यों अपने हम बीपी बढ़ाएं, क्यों टेंशन लें किसी चीज़ की। ठीक है ना किसी से कुछ पूछना है। ठीक है, अपनी सीट पे काम डाउन बैठ जाना है या कहीं वहीं आसपास कहीं बैठ जाना है अपनी सीट के पास ही, जिससे कि आपको टेंशन नहीं हो। ठीक है ना, थोड़ा हेड डाउन करके बैठ सकते हैं, कुछ भी हो। अवॉइड करना है कम्युनिकेशन लोगों के साथ। ठीक है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को तो आपको याद रखना है। ये क्या है, देखो 5 मिनट। देखो ये जब आपको पेपर मिलता है ना, तो स्टार्टिंग के 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए पेपर इजी आने वाला है, टफ आने वाला है, लेंथी आने वाला है, किसी को नहीं पता। ठीक है ना, तो ये 5 मिनट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इस 5 मिनट में आपको क्या करना है, एटलीस्ट पेपर को 2-3 बार फ्लैप कर लेना है, मतलब जल्दी जल्दी पेज पलट लेने हैं। जैसे आपको क्या करना है कि आपने पेपर आपके सामने आया, आपने पेपर ओपन किया, 5 मिनट के अंदर पेपर में 2-3 बार पलट लिया, अच्छा इसमें ये है, और हर पेज पे आप कोई एक क्वेश्चन पढ़ लो। अच्छा ये क्वेश्चन है, इस पेज पे ये क्वेश्चन है, अच्छा इस पेज पे ये दे रखा है। तो आपने क्या किया, एक बार पलट लिया, फिर एक बार दोबारा पलटो पेपर को। ठीक है ना, तो जो पेपर आपके लिए अननोन था, आपके हाथ में एक अननोन पेपर आया था। ठीक है ना, अब आपने उसे 2-3 बार पलट लिया, तो क्या हो गया, वो आपसे फैमिलियर हो गया आप पेपर से, और आपको ये आइडिया लग गया कि पेपर इजी आया है कि टफ आया है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस कर लोगे। तो 5 मिनट सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, याद रखना। 2-3 बार पेपर को पलट लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। 2-3 बार पलटने का मतलब 2-3 पेज नहीं है, 2-3 टाइम्स में। एक बार पूरे पेपर को पलट लिया 1-2 मिनट में, अगले 2 मिनट में फिर पलट लिया। इसमें आपको ईजी टफ क्वेश्चन धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। अच्छा ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, अच्छा ये तो मुझे आता है, तो आपका माइंड एक्टिवेट होने लगेगा। ठीक है, और इससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि कई लोगों का पेपर लास्ट तक आते आते छूट जाता है। आपका पेपर छूटेगा नहीं कभी भी। दूसरा, आपके इजी क्वेश्चंस कभी नहीं छूटेंगे, क्योंकि आपको पता होगा आपके माइंड को कि अच्छा जब मैंने 5 मिनट में 2-3 बार फ्लैप किया था, अच्छा लास्ट में वो इजी क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है ना, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पहले जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपको ओवरऑल बहुत अच्छी स्ट्रेटजी डिवाइस कर लोगे इस 5 मिनट के बाद आप। ठीक है, कि पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो याद रखना, ये 5 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। क्लियर, अगले पॉइंट पे देख लेते हैं। हर क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए, रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली, और उसके ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे कई बार क्या होता है, हमने कोई क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखते ही क्या होगा कि उसका ए ऑप्शन कोई है, ए ऑप्शन हमने देखा और टिक मार्क कर दिया, हमने बी सी डी ऑप्शंस पढ़े ही नहीं। तो इसका नुकसान क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे ऑप्शंस ए बना दिए जाते हैं जो हमारे सुने हुए होते हैं, बट वो एक्चुअल में आंसर नहीं होते, बी सी डी में आंसर होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि क्विकली अपने रिजल्ट पे नहीं पहुंचना। हर क्वेश्चंस को, हर ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, तब जाके आंसर टिक करना है। ऐसे टाइम से आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। ठीक है ना, ये पेपर देखो अटेम्प्ट करने के तरीके हैं जिससे सिली मिस्टेक्स कम हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, एक एक पॉइंट को ध्यान से कैरी करके लेके जाना है। किसी पॉइंट में अगर आपको फिर भी डाउट आता है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। आप पूछना, हम बात कर लेंगे, जिससे कि आपकी कोई भी सिली मिस्टेक्स ना हो। एक छोटी सी गलती यार, 1 नंबर, आधा नंबर, पॉइंट नंबर से हम कट ऑफ से कई बार रह जाते हैं। पूरे साल पढ़ते हैं फिर भी दिक्कत हो जाती है। तो यार ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है ना, और देखो यार, कोई पेट से सीख के नहीं आता, सब चीज़ें यहीं आके सीखते हैं। तो हम लोग जो चीज़ सीख रहे हैं उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सबकॉन्शियस वर्क करता है। देखिए, इस एग्जाम के लिए हम जब से कैंसिल हुआ है, कई लोग तब से कंटिन्यूसली पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, तो उनके दिमाग में हर चीज़ फीड है कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, बट एग्जाम टाइम पे वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। ठीक है ना, जैसे उन्होंने क्वेश्चन देखा, उन्हें उसका आंसर मिल गया, इसका आंसर बी है, ये आंसर है, मान लो ए नहीं है बी है। ठीक है, बट वो ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको डाउट होने लगेगा। ठीक है, वो बी की जगह सी मार के आ जाएंगे ऑप्शंस में।
तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि नहीं भाई इसका आंसर यही है। जो पहली बार मेरे दिमाग में आया 90% ऐसा देखा गया है कि वही आंसर होता है। 10% देखो अदर हो सकता है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 90% पे। तो अपने सबकॉन्शियस पे भरोसा रखना और हर क्वेश्चन में सबकॉन्शियस पे भरोसा रखना। ये नहीं किसी एक क्वेश्चन में सबकॉन्शियस पे मान लिया, अगले क्वेश्चन में सबकॉन्शियस पे नहीं माना। सबकॉन्शियस का मतलब कि क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तो पहली बार जो दिमाग में आया है उस पर ट्रस्ट करना है और उसी को टिक करना है। 90% केसेज में आपको बेनिफिट होगा। देखो 10% की हम बात नहीं कर रहे। देखो ये गेम, ये पूरा एग्जाम ही गैम्बल है, ठीक है ना। कई बार कुछ लोगों का तुक्का भी लग जाता है, ऐसा नहीं है। कई पढ़ के जाते हैं तब भी सिलेक्शन नहीं होता। तो इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि सबकॉन्शियस इसमें काम करता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर। दूसरा देखो यार, कोई भी एग्जाम हो, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन ड्रिवन होना चाहिए, न कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब हमें प्रोग्रेसिव माइंडसेट से चीज़ों को सॉल्व करना है। जब भी हम एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व कर रहे हो, अपना दिमाग पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव का मतलब अगर कोई पॉजिटिव वर्ड देख रहे हैं, जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या है, आपका लॉजिक कोई आप अप्लाई कर रहे हो, वो लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना है, जो प्रोग्रेसिव वर्ड्स हैं जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड है या इक्वलिटी है, इक्वलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, पॉवर्टी कम होगी, ऐसे वर्ड आपको दिख रहे हैं तो ये अधिकतर सही होंगे, ठीक है ना। पहले अपना लॉजिक लगाओ, लॉजिक नहीं लग रहा है, उसके बाद प्रोग्रेसिव माइंडसेट को अप्लाई करो, मतलब सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच को अप्लाई करो। और देखो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स अगर हमारे आंसर्स में दिए गए हैं तो वो अधिकतर वही आंसर्स होंगे। जैसे कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑप्शन में है तो वही आंसर होगा, ठीक है। ऐसा देखा गया है, तो उस बेसिस में मैं आपको कुछ पॉइंट्स निकाल के बता रहा हूं, उनको बहुत ध्यान से अप्लाई करना। देखो 2x पे मत सुनना इस वीडियो को, अदरवाइज आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल इत्मीनान से, तसल्ली से सुनना। आगे चलते हैं। देखिए 8th पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन तो 100% सही हो जाएंगे। देखिए जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एग्जामिनर के माइंड सेट को समझना होता है। एग्जामिनर के माइंड सेट को समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो आप कैसे बनाओगे, तो उसके बेसिस पर एक ये कंक्लूजन निकाला गया कि सिमिलर अल्फ़ाबेट के जो ऑप्शंस होते हैं ना, उन्हीं में आंसर छिपा होता है। जैसे ABCD 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। तो A और B को हमने क्या किया, ऑप्शंस बना दिए सिमिलर अल्फ़ाबेट से शुरू होते हुए, और C और D का अलग कर दिया। तो A और B में से आंसर है, C और D में से नहीं है। हमको ऐसा मतलब ऐसा देखा गया है। जैसे आपको एक अगर एग्जाम्पल देके मैं समझाऊँ, इरेज कर देता हूँ एक बार। देखो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अमरावती के बारे में। अमरावती, एक अमरावती कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, और एक अमरावती कहाँ पर है, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आंध्र प्रदेश की अमरावती है वहाँ पे क्या बन रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बन रही है। ये कहाँ पे बन रही है, अमरावती आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में एक और चीज़ बन रही है, क्रिएटर लैंड बन रही है, ठीक है। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए एक सिटी बना रहे हैं अमरावती के अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ बन रहा है, अमरावती आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही मैंने आपको एक बताया था अमरावती महाराष्ट्र में क्या बन रहा है। देखो दोनों सिटी अमरावती हैं, एक आंध्र प्रदेश में एक महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र वाली सिटी है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है। क्या, पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है। तो ये अमरावती महाराष्ट्र में। तो जब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बनाएगा, मान लो वो पूछता है क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पे बन रही है, तो वो अमरावती, ये अमरावती आंध्र प्रदेश वाला भी ऑप्शन में देगा और अमरावती महाराष्ट्र वाला भी ऑप्शन में देगा। तो मान लो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है और ये दोनों ऑप्शन में है, तो इन दोनों में से ही आंसर है, ये आपको श्योर हो जाओगे। तो ऐसा देखा गया है कि सिमिलर अल्फ़ाबेट के या सिमिलर साउंडिंग वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो ही आंसर्स होते हैं। उनमें से आपको अब दिमाग लगाना है अगर आपको आता नहीं है तो। दूसरा आप लोगों को एक चीज़ तो समझ में आती होगी कि क्वेश्चन पेपर अगर टफ बनाना है तो क्वेश्चन इजी रख लो, ऑप्शंस टफ बना दो। जैसे यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस बना दिए तो ऑप्शंस टफ हो गया। आते हुए क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने जो अमरावती पढ़ा था वो आंध्र प्रदेश वाला था कि महाराष्ट्र वाला, ठीक है। सॉरी, आगे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे, सिमिलर अल्फ़ाबेट वाले जो ऑप्शंस हैं या सिमिलर साउंडिंग वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हीं में से आंसर्स होता है। अब देखिए ये हार्ड कोर वर्ड, आजकल मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में हार्ड कोर वर्ड दिए हुए हैं, जैसे ऑल है या किसी ऑप्शंस में एंटायर है, मस्ट है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर ये हार्ड कोर स्टेटमेंट कोई वर्ड लिखा हुआ है किसी स्टेटमेंट में तो अधिकतर वो स्टेटमेंट गलत होगा। और अगर कोई सॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, कैन है, ठीक है, पॉसिबल चीज़ें हैं, कोई चीज़, ये चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ऐसे स्टेटमेंट मोस्टली सही होते हैं और हार्ड कोर वाले स्टेटमेंट अधिकतर गलत होते हैं, ठीक है। देखो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो
तो अगर मैं ये बात करूं, मान लो 100 प्रोबेबिलिटी है, तो आप ये समझिए कि 90% तो ये प्रोबेबिलिटी काम करती है, 10% नहीं काम करती, ठीक है ना। तो आप अगर सारे क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आपको अप्लाई नहीं हो रहे और इसमें आपने हार्ड कोर वाले सेंटेंस लॉजिक को अप्लाई किया, तो आप ओवरऑल एज में रहोगे, ठीक है ना। और आपने मान लो कुछ में अप्लाई किया, कुछ में अप्लाई नहीं किया, फिर आप नेगेटिव में जा सकते हो, क्योंकि आपने ओवरऑल पैटर्न फॉलो नहीं किया, तो इससे नेगेटिविटी आती है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए, कई लोग क्या करते हैं, इजी क्वेश्चंस देखते ही ना बिल्कुल इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि वो इजी क्वेश्चंस भी गलत कराते हैं। तो यही सिली मिस्टेक का एक कारण है। तो इजी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ठहर जाओ, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, नोट तो नहीं पूछ रहा है, कहीं नोट तो नहीं लिखा हुआ, या कुछ और तो नहीं पूछ रहा है, हमने जो पढ़ा है और हम सोच रहे हैं वही एग्जाम में पूछा जा रहा है। नहीं, कई बार क्या होता है, हम जो पढ़ के आते हैं उसके अपोजिट कुछ पूछा जाता है। तो एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा क्या है, टॉपिक को देख के हमें ये नहीं सोचना कि हमें आता है। हम ईजी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, नोट लिखा हुआ है वो भी ध्यान से पढ़ेंगे, और ठहर जाएंगे, थोड़ा सोचेंगे कुछ इसमें ग्लिच तो नहीं है, उसके बाद फिर अपने ऑप्शंस को मार्क करेंगे। तो ईजी क्वेश्चंस पे हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ये याद रखना है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस गलत होने के बाद बहुत दुख होता है एग्जाम से के बाद कि यार ये भी क्वेश्चन हम गलत कर आए, ठीक है। अगले पॉइंट में देखो यार, अगर आप कोई दो ऑप्शंस, जैसे 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, आपने कोई 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए कि इस क्वेश्चंस के ये 2 ऑप्शंस तो नहीं होंगे, तो ऐसे सी और डी वाला 2 ऑप्शंस बच गए, ऐसे क्वेश्चंस को आप कोशिश करो, मस्ट अटेम्प्ट, मतलब अटेम्प्ट करके ही आना है, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना, ठीक है ना। मस्ट अटेम्प्ट करो अगर 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं को, क्लियर। और कोशिश करो कि अगर मान लो कोई एक एलिमिनेट कर दिया है, तो 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, मान लो आपने ए आंसर नहीं होगा उस क्वेश्चन का, फिर कोशिश करो कोई ना कोई तिकड़म लगाओ, लॉजिक लगाओ, कुछ भी सोचो कि आपने इतना पढ़ाई की है कि कोई और एलिमिनेट हो रहा है क्या। अगर हो रहा है, आप एलिमिनेट कर पाते हो, 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, फिर उसको अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है ना। मतलब तुक्का ब्लाइंडली नहीं मारना, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना है, क्योंकि देखो यार आप लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लिक करने लगती हैं, ठीक है ना। क्योंकि आर के एग्जाम के लिए आज का तो है नहीं, पिछली बार कैंसिल हुआ था, तब से काफ़ी लंबा टाइम मिल गया है, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही होंगी, क्योंकि आप तब से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे हो, तो कुछ ना कुछ लॉजिक अप्लाई करना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आप कोशिश करो कि आपने एक बार पेपर जल्दी से 5 मिनट में 2-3 बार देख लिया, तो आपको पता लग जाएगा कि इजी पेपर है, टफ पेपर है। फिर भी आप कोशिश करो, मैक्सिमम अटैम्प्ट करो। देखो जितना ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे उसके 2 फायदे होते हैं, ठीक है। एक होगा, या तो आप कट ऑफ से, मान लो 100 नंबर का पेपर है और 60 नंबर कट ऑफ है, तो आप कट ऑफ से कम 10 नंबर आगे होगे अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट करके आओगे, या कट ऑफ से 10 नंबर पीछे होगे। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी जब आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे, ठीक है। तो आप आके ये रोना नहीं रोगे कि मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। भाई आप रह गए तो रह गए, ठीक है ना। तो वो 1 नंबर 2 नंबर मैटर करता ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओ, जिससे कि कट ऑफ के बिल्कुल पार करो, या इस साइड या उस साइड, बीच कहीं ऐसे ना रह जाओ कि एग्जाम देने के बाद हमें कन्फ्यूजन ही रहे कि यार होगा कि नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए आयोग ने, आजकल उसकी आदत भी हो गई है। तो हमें क्या करना है, कोशिश करनी है मैक्सिमम अटैम्प्ट करने हैं। ये आपकी पर्सनल डिस्क्रिप्शन है, इसको आप चेंज कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है ना। और ब्लाइंडली तुक्का नहीं मारना है, और जो 2 क्वेश्चन से एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शंस, उनको अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। और जब आप कम अटेम्प्ट करते आते हो तो उसका क्या नुकसान होता है मैं बताता हूँ, कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन आप कट ऑफ के कई बार बिल्कुल पास पहुँच के रुक जाते हो, ठीक है ना, या कट ऑफ से 1-2 नंबर से आप क्लियर करते हो, तो ऐसे टाइम में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, ब्लाइंडली तुक्का नहीं लगाना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, लॉजिक अप्लाई करके, रेशनैलिटी के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है, कि आंख बंद करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, अरे मैं तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके आया हूँ। नहीं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखो ये स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारा पेपर छूटना नहीं चाहिए किसी कीमत पे। तो हमें स्टार्टिंग से ही टोपे रहना है, जैसे ही पेपर आया हमें एक्टिव हो जाना है, हमें अपनी स्पीड को पहले क्वेश्चन से ही मेंटेन रखना है। स्पीड के साथ मतलब एक्यूरेसी भी आनी चाहिए। स्पीड का मतलब ये नहीं कि बस सिली मिस्टेक करते जा रहे हैं, भाई स्पीड रखो पहले क्वेश्चन से, बिल्कुल कि बिल्कुल लेथार्जिक नहीं होना, 10 क्वेश्चन कर लिया आराम से करेंगे, एक हाथ सिर पर रख लिया, नहीं, पेपर दोनों हाथ डेस्क पर रखो, अपने अच्छे से अटेम्प्ट करो, स्पीड मेंटेन रखो, टोपे रहो बिल्कुल, ठीक है ना, और एक्यूरेसी मेंटेन रखो, तभी आप पूरे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और आप एक्टिव रहोगे। अपनी कमर सीधी रखना, उससे बहुत फर्क पड़ता है, आप एक्टिव रहते हो। कई लोग बिल्कुल कमर मतलब बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठ जाते हैं पेपर सॉल्व करते समय, तो वो नहीं करना, इससे भी सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं, ठीक है ना। तो स्पीड मेंटेन रखेंगे। कुल मिला के ये आपने अगर स्पीड मेंटेन रखी, ठीक है ना,
एक्यूरेसी रखी, टाइम मैनेजमेंट रखा, और आपके अंदर ये एटीट्यूड है, नेवर से डाई, मतलब करेजियस एटीट्यूड है, हार नहीं मानने वाला एटीट्यूड है ना, तो आपने जो ड्रीम देखा है वो आपकी रियलिटी बनेगा। ट्रस्ट मी, ये सारे पॉइंट आप कैरी करके लेके जाना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस वीडियो को 2 बार सुन लेना, 2x पे मत सुनना, तसल्ली से सुनना, बहुत बेनिफिट होगा। इंटरलाइज करना है, सारे पॉइंट को एग्जाम तक कैरी करके लेके जाना है, ठीक है ना। बाकी यूपीपीसीएस के लिए अगर आप लोगों को मेंटरशिप प्रोग्राम की नीड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है अक्टूबर में, उसके लिए आप लोगों को अगर कोई नीड है या मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, फिर उसके बारे में आगे प्लानिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।